बीएससी सेकेंड ईयर के फोर्थ सेमेस्टर मैथमेटिक्स के एक और लेक्चर में आप सभी प्यारे बच्चों का स्वागत करता हूं। मैं हूं आपका भैया ऋषभ सिंह और आप सभी देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल ऋषि यस क्लासेस। और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो हमारा पेपर है डिफरेंशियल इक्वेशंस एंड मैकेनिक्स, उसका हम मैकेनिक्स पोर्शन इस लेक्चर से अब स्टार्ट करने वाले हैं। और इस लेक्चर में हम सबसे पहले ही बात करने वाले हैं कि जो हमारे पास यूनिट 5 आता है हमारे इस पेपर का, उसका जो चैप्टर 1 है जिसमें हम फोर्सेस इन 3 डायमेंशंस के बारे में पढ़ते हैं, उसी का ही हम पहला लेक्चर लेकर आ चुके हैं। तो चलिए अपने इस लेक्चर की शुरुआत करते हैं। अगर आप लोग डिफरेंशियल इक्वेशंस पोर्शंस के लेक्चर को नहीं देखे हैं तो प्लीज जाकर देख लीजिएगा, लिंक आप सभी को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और इस चैनल पर पहली बार आए होंगे तो जरूर नीचे रेड बटन पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिएगा जिससे हमारे अगले लेक्चर्स का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। चलिए अब हम शुरुआत करते हैं कि हमारे पास फोर्सेस इन 3 डायमेंशंस क्या होते हैं। तो जैसा कि आप सभी बच्चों को पता होगा कि अगर हम 2 डायमेंशंस पर बात करते हैं, हम थोड़ा बेसिक लेवल से स्टार्ट करेंगे क्योंकि यह पहला लेक्चर है और हम जब लेक्चर्स के फॉर्मेट में किसी भी चीज को प्रोवाइड करेंगे तो उसमें पूरा कॉन्सेप्ट आपको डिलीवर करेंगे, ठीक है। तो अगर हम बात करते हैं कि हमारे पास 2 डायमेंशनल अगर कोई फिगर होता है तो वो एक्चुअली किस प्रकार होता है, एक हमारे पास एक्स एक्सिस होता है और एक हमारे पास क्या होता है, वाई एक्सिस होता है। ये बात आप सभी बच्चों को पता ही होगा। तो इस सिचुएशन में हम इसे क्या कहते हैं, ये हमारे पास 2 डायमेंशनल फिगर है या फिर मैं कहूँ ये 2 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है। लेकिन अगर यहीं पर ही हम क्या करते हैं, एक ऐसा भी एक्सिस खींच देते हैं, लेट अस सपोज कि ये हमारे पास क्या है, एक और एक्सिस, और इस एक्सिस को हम क्या कहने लग जाते हैं कि ये हमारे पास एक जेड एक्सिस है। तो यहाँ पर जब हमारे पास 3 डायमेंशन पर हम यहाँ पर बात करने लग जाते हैं, जो हमारा नेचर है यह 3 डायमेंशनल में होता है, यह बात आप सभी बच्चों को पता ही होगा। तो यहाँ पर हम बात करेंगे कि अगर हमारे पास एक पार्टिकल है और उसमें हमारे पास तीनों डायमेंशन से उस पर फोर्स लग रहे हैं तो उससे रिलेटेड हम बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स पर, बहुत सारे पॉइंट्स पर बात करने वाले हैं। जैसे कि इस लेक्चर में हम सबसे पहले पॉइंट पर बात करने वाले हैं कि हमारे पास सबसे पहला पॉइंट ये है, हम इसके इक्विलिब्रियम पर बात करेंगे। किस चीज़ के बारे में बात करेंगे, इसके इक्विलिब्रियम पर बात करेंगे और इसके बारे में हम पूरा डिटेल से समझेंगे। आप सभी के एग्जाम में इसका प्रूफ भी पूछा जाता है। तो चलिए अब इसके बारे में हम डिटेल से समझते हैं, लेकिन उससे पहले हम 2 पॉइंट्स को और भी समझने वाले हैं। तो सबसे पहले पॉइंट को समझो, ये हमारे पास आता है। वैसे एक्चुअली हम क्या करने वाले हैं ना, यहाँ पर हम बहुत सारे टर्मिनोलॉजीज का उपयोग करेंगे। जैसे हमारे पास सबसे पहला पॉइंट अगर बात करते हैं तो हम बार बार कहेंगे सिस्टम ऑफ फोर्सेस, ठीक है, और ये हमारे पास पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट हम आपसे कई बार कहेंगे कि हमारे पास रिजल्टेंट, ठीक है, रिजल्टेंट फोर्सेस, ठीक है। ऐसे बहुत सारे हम शब्दों का उपयोग करेंगे अपने इस पूरे चैप्टर में। तो इसके बारे में हम पहले समझ लेते हैं कि सिस्टम ऑफ फोर्सेस क्या होते हैं, रिजल्टेंट ऑफ फोर्सेस क्या होते हैं या रिजल्टेंट फोर्सेस क्या होते हैं। तो इस पर हम बात कर लेते हैं। सपोज कर लेते हैं कि ये हमारे पास क्या है, सेंटर है, और इस सेंटर पर या फिर कहीं पर भी हम सपोज कर सकते हैं कि हमारे पास क्या है, एक मॉलिक्यूल या एटम हमारे पास प्रेजेंट है, ठीक है, या फिर मैं कहूँ एक ऑब्जेक्ट ही प्रेजेंट है। जैसे बॉल को सपोज कर लेते हैं कि रखा गया है। अब इस पर क्या हो रहा है कि हम बहुत सारे तरीकों से इस पर क्या कर रहे हैं, फोर्स को अप्लाई कर रहे हैं। सपोज कर ले रहे हैं या F1 फोर्स है या हमारे पास F2 फोर्स है, ऐसे ही हमारे पास एक और फोर्स है जिसे हम F3 कह रहे हैं, ऐसे हमारे पास यहाँ पर एक और फोर्स है F4 है, और ये हमारे पास एक और फोर्स है F5 है, ठीक है। अब हम क्या कर रहे हैं, ये सभी के सभी क्या हैं, अलग अलग फोर्सेस हैं। ओके, थोड़ा तेजी से लेकर चल लेते हैं। अब हम क्या करने वाले हैं कि ये हमारे पास इन सभी फोर्सेस को एक फोर्स बना देते हैं और इस प्रकार एक नए फोर्स का हमने क्या किया, निर्माण कर दिया, ठीक है। अब ये भी हमारे पास सेम ही मैग्नीट्यूड से इस पर वर्क करेगा और ये जो हमारे पास 2 बचे हुए फोर्सेस हैं इनको भी हम क्या कर रहे हैं, एक नए फोर्स से डिटरमाइन कर दे रहे हैं या फिर मतलब डिनोट कर दे रहे हैं। कहने का मतलब है, समझो इस बात को। जैसे अगर बात किया जाए तो ये हमारे पास एक मार्कर है, इस मार्कर में इंक है, प्लास्टिक का कैप है, इसके अंदर फोम भी है जो इंक को सोखता है। तो ये सभी मिलकर ही तो एक मार्कर का निर्माण किए हैं। तो वैसे ही हमारे पास बहुत सारे फोर्सेस जो हैं वो एक नए सिस्टम का निर्माण कर देते हैं जिसे हम सिस्टम ऑफ फोर्सेस कहते हैं। सिंपल सा लॉजिक है, कुछ भी कठिन बात नहीं है, ठीक है। अब देखो, अब हम कह रहे हैं कि हमारे पास पहला पॉइंट हो गया सिस्टम ऑफ फोर्सेस क्या होते हैं। दूसरे पॉइंट को अगर हम समझते हैं कि रिजल्टेंट फोर्सेस क्या होते हैं या रिजल्टेंट फोर्स क्या होता है, तो इसके बारे में समझो। सपोज कर लेते हैं कि ये हमारे पास 5 फोर्सेस हैं और इस एक ऑब्जेक्ट पर वर्क कर रहे हैं और यह ऑब्जेक्ट और ये सभी मिलकर कितने न्यूटन का बल लगा रहे हैं, सपोज कर लेते हैं कि 5 न्यूटन का बल लगा रहे हैं। और इसी ऑब्जेक्ट को हम फिर से यहाँ पर ले रहे हैं और इस ऑब्जेक्ट पर इस बार क्या है कि एक ही फोर्स वर्क कर रहा है या फिर मैं कहूँ लग रहा है, जिसे हम नाम दे रहे हैं F। नॉर्मल तौर पर आप लोग जब देखेंगे तो R से नाम दिया जाता है क्योंकि रिजल्टेंट फोर्स को R से ही रिप्रेजेंट किया जाता है। तो यह भी जो हमारे पास R रिजल्टेंट फोर्स है, यह भी हमारे पास 5 न्यूटन का ही सेम बल इस पर लगा रहा है। तो हम क्या करेंगे, इन सभी सिस्टम ऑफ फोर्सेस को एक नए
फोर्स से रिप्लेस कर देंगे और वह भी फोर्स हमारा उतना ही मैग्नीट्यूड का, उतना ही डायरेक्शन में हमारे पास वर्क करता है, तो इस प्रकार के फोर्स को ही हम कहते हैं रिजल्टेंट फोर्स। ये दोनों हम टर्मिनोलॉजीज बहुत ज़्यादा उपयोग करेंगे, इसलिए मैंने पहले ही कॉन्सेप्ट क्लियर करा दिया। ठीक है, अब चलो हम बात करते हैं कि इक्विलिब्रियम ऑफ फोर्सेस इन 3 डायमेंशंस क्या होते हैं, क्योंकि ये आप सभी के एग्जाम में इनके प्रूफ पूछे जाते हैं। तो उम्मीद करता हूं आप सभी को इतनी चीज़ें समझ में आ चुकी होंगी। इस बात का खास ध्यान में रखिएगा, इसमें हम फिजिक्स से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ों पर बात करेंगे। अगर आप लोगों का फिजिक्स वीक है तो थोड़ा सा ध्यान बनाए रखते हुए चीज़ों को समझिएगा, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा वहाँ पर हम उपयोग करने वाले हैं फिजिक्स का। तो चलिए अब हम बात करते हैं कि इक्विलिब्रियम ऑफ फोर्सेस इन 3 डायमेंशंस क्या होते हैं। तो चलिए अब हम बात करते हैं अपने इक्विलिब्रियम ऑफ फोर्सेस इन 3 डायमेंशंस के बारे में। यहाँ पर हमें 2 पॉइंट्स को डिस्कस करना है। पहले इस लेक्चर में हम पहले पॉइंट को डिस्कस करते हैं, उसके बाद हमारे पास समय मिलेगा तो हम दूसरे पॉइंट को भी डिस्कस करेंगे। यहाँ पर बोला जा रहा है टू फाइंड द रिजल्टेंट ऑफ एनी गिवन सिस्टम ऑफ फोर्सेस एक्टिंग एट अ पार्टिकल। ये बात ध्यान में रखना और इस चीज़ को पहले मैं समझाऊंगा, उसके बाद हम इसके प्रूफ पर बात करेंगे। उससे पहले मैं आप सभी से बताना चाहता हूँ, जैसा कि आप सभी बच्चों देख ही रहे होंगे कि मैं एक नए टी-शर्ट को प्रिंट करा कर लेकर आया हूँ और इसको पहना हूँ। तो एक्चुअली ये अब आप लोग सोच रहे होंगे कि सर जी क्यों बता रहे हैं, एक्चुअली ये सभी चीज़ें आप सबके ही बदौलत हो रही हैं, यानी कि आप सबके प्यार से ही हो रहा है, तो इसलिए आप सभी को ये सभी चीज़ें जानने की आवश्यकता है। तो चलिए अब हम बात करते हैं अगले पॉइंट पर। ठीक है, कैसा लग रहा है बताइएगा जरूर कमेंट करके। आइए चलिए शुरू करते हैं। देखो यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, हमें रिजल्टेंट के बारे में पता करना है। देखो सपोज करना कि हमारे पास O एक पॉइंट है, ठीक है, और इस पर हमारे पास एक पार्टिकल क्या है, उपस्थित है। ठीक है, इस पार्टिकल पर हमारे पास फोर्सेस, सिस्टम ऑफ फोर्सेस क्या है, वर्क कर रहे हैं। ओके, अब ये जो हमारे पास सिस्टम ऑफ फोर्सेस वर्क कर रहे हैं, सपोज कर लेते हैं, मैं समझाना चाहता हूं तो थोड़ा अच्छे से समझाता हूं। सपोज कर लेते हैं ये हमारे पास एक सिस्टम ऑफ फोर्स आया और इस पर वर्क किया, नाम दे देते हैं कि ये हमारे पास F1 है। ऐसे ही सिमिलरली बहुत सारे फोर्सेस आएंगे। तो चलो यहाँ पर भी एक फोर्स आया, यहाँ से भी एक फोर्स आया, यहाँ पर भी एक फोर्स आया, ऐसे ही हमारे पास n नंबर ऑफ फोर्सेस आए। ठीक है, हम सपोज कर लेते हैं और इसे मैं इरेज कर दूंगा एक्चुअली अभी फोर्सेस को, क्योंकि यहाँ पर समझाने में अदरवाइज दिक्कत हो जाएगी। तो यहाँ पर हम सपोज कर लेते हैं कि हमारे पास टोटल n फोर्सेस क्या है, किसी एक पार्टिकल पर वर्क कर रहे हैं। ठीक है, अच्छी बात है। अब जब ये वर्क कर रहे हैं तो हमें इन फोर्सेस का रिजल्टेंट पता करना है कि कितने फोर्सेस से हम एक से फोर्स को रिप्लेस कर दें कि हमारा रिजल्टेंट फोर्स मिल जाए, उसका मैग्नीट्यूड क्या है, इसके बारे में हम जानने का प्रयास करेंगे। तो धीरे धीरे करके समझते हैं। सपोज कर लेते हैं कि ये हमारे पास O पॉइंट जो है या ओरिजिन है और इसी पर हमारा पार्टिकल स्थित है और इधर हमारे पास x एक्सिस है। ठीक है, और ये हमारे पास क्या है, y एक्सिस है, हम सपोज कर लेते हैं, और यहाँ पर हमारे पास क्या है, एक z एक्सिस है। ओके, इतनी बातें आपको समझ में आए। अब देखो हम क्या कर रहे हैं कि हमारे पास जो सभी फोर्सेस इस पार्टिकल पर वर्क कर रहे हैं, हम सपोज कर लेते हैं कि n नंबर ऑफ फोर्सेस हैं, तो इस सभी फोर्सेस का हम एक रिजल्टेंट सपोज कर लेते हैं। वो किसी भी डायरेक्शन में हो सकता है, डिपेंड करता है कि कैसे फोर्सेस का हम रिजल्टेंट निकाल रहे हैं। तो हम सपोज कर लेते हैं कि ये हमारे पास क्या है, एक रिजल्टेंट है। ठीक है, रिजल्टेंट फोर्स है। और एक्चुअली चलो हाँ ठीक है, ये फिगर आप लोग को बनाना नहीं है, बस मैं आपको समझा रहा हूँ कि ये हमारे पास क्या है, एक रिजल्टेंट फोर्स है। ओके, तो अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा और समझने का प्रयास करिए, इनके बेस पर हम बात करने वाले हैं। लेट सपोज कर लेते हैं कि एक पार्टिकल, ठीक है, या फिर ऐसे कर लेते हैं, लेट F1, F2, F3 एंड सो ऑन हमारे पास क्या है, Fn बी दी नंबर ऑफ सिस्टम, या फिर मैं कह सकता हूँ सिस्टम ऑफ फोर्सेस। ठीक है, बी दी सिस्टम ऑफ फोर्सेस एक्टिंग, यानी कि ये क्या कर रहे हैं, वर्क कर रहे हैं, एक्टिंग एट अ पार्टिकल, एक्टिंग ऑन ए पार्टिकल या एट ए पार्टिकल, ऑन ए पार्टिकल लिख लेते हैं, ऑन ए पार्टिकल एट which इज, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, which is placed at point, किस पॉइंट पर स्थित है, O पॉइंट पर। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया कि ये जो हमारे पास है सिस्टम ऑफ फोर्सेस जो है वह किसी एक पार्टिकल पर वर्क कर रहे हैं और वह जो हमारे पास पार्टिकल है वह O पॉइंट पर हमारे पास स्थित है। ठीक है, नाउ अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, अगले पॉइंट पर मैं क्या करना चाहता हूँ। नाउ यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ फोर्सेस कितने हैं, n हमारे पास फोर्सेस हैं और वो किस पार्टिकल पर वर्क कर रहे हैं, जो हमारे पास O पॉइंट पर स्थित है। तो इस प्रकार हम क्या कह सकते हैं कि जब हमारे पास O पॉइंट पर स्थित है तो हम 3 लेट क्या कर सकते हैं, लेट देयर आर, या फिर मैं लिख देता हूँ लेट 3 म्यूचुअल परपेंडिकुलर एक्सिसेस। ठीक है, म्यूचुअल परपेंडिकुलर एक्सेस। ठीक है, हम क्या कर रहे हैं कि जब O पॉइंट पर हमारे पास पार्टिकल स्थित है तो उसे हम कर रहे हैं कि वह ओरिजिन है, और ओरिजिन होने की वजह से हम 3 म्यूचुअल परपेंडिकुलर एक्सिसेस को ले रहे हैं, OX, OY एंड OZ को। ठीक है, हमने OX, OY और OZ को ले लिया, एट O भी लिखा जा सकता है, फिलहाल यहाँ पर मैं छोड़ दे रहा हूँ। नाउ
अब हम क्या कह रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, समझने का प्रयास करिएगा। हम कह रहे हैं कि हमारे पास बहुत सारे फोर्सेस जो हैं वह इस पार्टिकल पर वर्क कर रहे हैं। तो हम सपोज कर लेते हैं कि इधर से भी हमारे पास क्या है, फोर्स आ रहा है, इधर से भी फोर्स आ रहा है, इधर से भी हमारे पास फोर्स आ रहा है, इधर से भी हमारे पास फोर्स आ रहा है। लेकिन जो हमारे पास रिजल्टेंट फोर्स है वो हम सपोज कर रहे हैं कि हमारे पास आर फोर्स है, और उसका यह प्रभाव पड़ रहा है कि ये सभी फोर्सेस का मैग्नीट्यूड सेम रख रहा है, और इनसे जो हमारे पास पार्टिकल डिस्प्लेस्ड होने की स्थिति रहेगी वो सेम होगी, सेम डायरेक्शन में ही होगी। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं, लेट आर बी दी रिजल्टेंट, ठीक है, रिजल्टेंट फोर्स, ठीक है, ऑफ ऑल फोर्सेस। ठीक है, सभी फोर्सेस का क्या है, यह एक रिजल्टेंट फोर्स है। ठीक है, तो कौन कौन से फोर्सेस हैं, हम सपोज कर लेते हैं कि यहाँ पर F1 फोर्स है, F2 फोर्स है, F3 फोर्स है, एंड सो ऑन हमारे पास Fn फोर्सेस का क्या है, यह एक रिजल्टेंट फोर्स है। तो अकॉर्डिंग टू अगर बात किया जाए तो अब फिजिक्स का यहाँ पर एक नियम अप्लाई होता है। अकॉर्डिंग टू, यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ, अकॉर्डिंग टू, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ पैरेललोग्राम, ठीक है, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ फोर्सेस। ठीक है, आप लोग फिजिक्स में देखेंगे तो आपको एक ऐसा नियम देखने को मिलेगा जो आप सभी लोग पढ़े होंगे, तो इसलिए मैं स्किप कर रहा हूँ। अदरवाइज आप लोग इसे बहुत ही बेसिक लेवल का फिजिक्स माना जाता है, तो फिलहाल यहाँ पर मैं स्किप कर दे रहा हूँ। अदरवाइज मैं समझा देता हूँ और आप लोग देखेंगे तो आपको पता भी चल जाएगा कि हमारे पास एक पार्टिकल है और उस पर हमारे पास दो फोर्सेस वर्क कर रहे हैं, तो उसका रिजल्टेंट फोर्स यहाँ से निकलेगा, तो ओवरऑल वैल्यू यही हमारे पास मिलती है। आप लोग पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा। तो यहाँ पर हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हमारे पास जो वेक्टर आर है, यानी कि जो हमारे पास रिजल्टेंट फोर्स है उसका एक डायरेक्शन है, मैग्नीट्यूड है, इसलिए हम क्या कर रहे हैं, वेक्टर आर से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। चाहे तो आप यहाँ पर भी लिख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि हमारे पास, मैंने आपको बताया ही ना कि हमारे पास जो रिजल्टेंट फोर्स होगा वह मैग्नीट्यूड रखने के साथ साथ क्या रखेगा, डायरेक्शन भी रखेगा। तो इसलिए यहाँ पर जो वेक्टर आर होगा वह F1 वेक्टर प्लस F2 वेक्टर प्लस F3 वेक्टर एंड सो ऑन प्लस Fn वेक्टर के क्या होगा, बराबर होगा। ठीक है, तो इस प्रकार हम क्या कह सकते हैं, सपोज कर लेते हैं, ये हमारे पास एक इक्वेशन नंबर 1 बन चुका है। अब ध्यान दीजिएगा अगले पॉइंट पर, हम क्या कर रहे हैं कि इस पूरे फिगर को अब एक नए तरीके से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो यहाँ पर बस समझाने के लिए ये फिगर है, यह बात ध्यान में रखिएगा, आप लोगों को बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है क्योंकि बुक में नहीं दिया गया है, बस मैं समझा रहा हूँ ये कैसे हो रहा है एक्चुअली वर्क। ठीक है, हमारे पास यहाँ पर पार्टिकल उपस्थित है, प्रेजेंट है, इस पर हमारे पास एक रिजल्टेंट फोर्स वर्क कर रहा है आर। सपोज कर लेते हैं कि ये आर फोर्स जो है इधर नहीं है बल्कि इधर ही है, चलो हम इधर सपोज कर ले रहे हैं, तो यहाँ पर हमारे पास क्या होगा, रिजल्टेंट फोर्स आर हो जाएगा। ठीक है, चाहो तो इधर भी ले सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन समझाने में ज़्यादा फायदा होगा इस तरीके से, तो इसलिए मैंने ऐसा ले लिया। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं कि फिजिक्स के अनुसार अगर कोई भी फोर्स किसी भी पार्टिकल पर वर्क कर रहा होता है तो उसके हमारे पास क्या होते हैं, कंपोनेंट्स भी होते हैं, जो एक्स एक्सिस के अलॉन्ग, वाई एक्सिस के अलॉन्ग और जेड एक्सिस के अलॉन्ग भी वर्क कर रहे होते हैं। ठीक है, तो उसे हम क्या कर रहे हैं कि वो हमारे पास एक्स, वाई और जेड है, एक्स को एक्स एक्सिस के अलॉन्ग, वाई को वाई एक्सिस के अलॉन्ग और जेड को जेड एक्सिस के अलॉन्ग हम रिप्रेजेंट करने वाले हैं। ठीक है, सपोज कर लेते हैं इधर हमारे पास x है, इधर हमारे पास है y और इधर हमारे पास है z। ये क्या है, इनके हमारे पास कंपोनेंट्स हैं, ऐसे कहा जा सकता है। तो इसलिए यहाँ पर हम क्या लेने वाले हैं, लेट x, y एंड z, ठीक है, बी दी कंपोनेंट ऑफ, ठीक है, बी दी कंपोनेंट ऑफ OX, बी दी कंपोनेंट ऑफ रिजल्टेंट फोर्स, ठीक है, रिजल्टेंट फोर्स आर। ठीक है, ये हमारे पास रिजल्टेंट फोर्स का क्या है, कंपोनेंट है, अलोंग, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, अलोंग एक्स, अलोंग वाई, OX, OY एंड OZ। ठीक है, या फिर ऐसे भी लिखा जा सकता था कि एक्स, वाई एंड जेड एक्सिस। नाउ अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, लेट हम सपोज कर लेते हैं कि यूनिट वेक्टर I, यूनिट वेक्टर J एंड यूनिट वेक्टर K आर यूनिट वेक्टर, ठीक है, यूनिट वेक्टर करस्पॉन्डिंग टू, ठीक है, करस्पॉन्डिंग टू किसके करस्पॉन्डिंग होते हैं, ये हमारे पास एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस के क्या होते हैं, करस्पॉन्डिंग होते हैं। अब ये बात तो आपको समझ में आ ही गई होगी क्योंकि ये हमारे पास क्या होता है, ये इंटर का बहुत ही बेसिक लेवल का फिजिक्स है कि हमारे पास जितने भी एक्सिसेस होते हैं उनके करस्पॉन्डिंग एक यूनिट वेक्टर पाया जाता है, जिसे हम एक्स एक्सिस के लिए आई यूनिट वेक्टर कहते हैं, वाई एक्सिस के लिए यूनिट वेक्टर जे कहते हैं और जेड एक्सिस के लिए यूनिट वेक्टर के कहते हैं। ठीक है, तो अब देखो हमारे पास अगर हम कह रहे हैं कि हमारे पास एक रिजल्टेंट फोर्स एक पॉइंट पर वर्क कर रहा है और यह एक्स एक्सिस के अलोंग एक्स उसका कंपोनेंट मिल रहा है, वाई एक्सिस के अलोंग वाई और जेड एक्सिस के अलोंग जेड हमारे पास कंपोनेंट मिल रहा है, तो ओवरऑल जो हमारे पास वेक्टर आर होगा वो एक्स यूनिट वेक्टर आई प्लस वाई यूनिट वेक्टर जे और प्लस जेड यूनिट वेक्टर के बराबर होता है। ये बात आप लोग पहले से ही जानते हैं और ये फिजिक्स का नियम भी है।
ठीक है। अब यहाँ पर इस बात का खास ध्यान में रखिएगा, सिंस यह भी बात ध्यान से सुनिएगा, जो हमारे पास x होता है, ठीक है, ध्यान से सुनना मेरी बात को, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है, क्योंकि यहाँ अगर आप नहीं समझेंगे तो आप फिर हमेशा कंफ्यूज रहेंगे, तो इसलिए इस बात को ध्यान से सुन लेना। देखो, हम कह रहे थे कि हमारे पास सभी फोर्सेस क्या हैं, एक पार्टिकल पर वर्क कर रहे हैं और उसको हमने एक नए रिजल्टेंट फोर्स R से रिप्लेस किया था, ठीक है। तो जितने भी हमारे पास फोर्सेस इस पार्टिकल पर वर्क कर रहे थे, उन सभी फोर्सेस के पास भी कंपोनेंट होंगे। समझना इस बात को, बहुत ही ध्यान से सुनना मेरी बात को। हमारे पास पहला फोर्स जब इस पार्टिकल पर वर्क कर रहा था तो x एक्सिस, y एक्सिस और z एक्सिस के अलोंग उसके कंपोनेंट होंगे, जैसे यहाँ पर मैंने दिखाया x y z। वैसे ही हमारे पास फोर्स F2 जो होगा उसके भी हमारे पास x एक्सिस, y एक्सिस और z एक्सिस के अलोंग कंपोनेंट होंगे। F3 जो है उसका भी हमारे पास x एक्सिस, y एक्सिस और z एक्सिस के अलोंग कंपोनेंट होंगे। यानी कि हमारे पास हर एक फोर्स का x एक्सिस, y एक्सिस और z एक्सिस के अलोंग क्या होंगे, कंपोनेंट होंगे, ठीक है। चाहे वो n नंबर ऑफ फोर्सेस हैं तो n नंबर ऑफ कंपोनेंट्स उसमें पाए जाएंगे। और चूंकि वो हमारे पास क्या है, x एक्सिस के अलोंग है, तो हम ओवरऑल जब एक रिजल्टेंट फोर्स से रिप्लेस करते हैं तो यह जो हमारे पास x एक्सिस के अलोंग जो हमारे पास फोर्स का x जो कंपोनेंट है, वह ओवरऑल जो इसका वैल्यू होगा वो इन सभी के सम के ही बराबर होगा, तभी तो वह रिजल्टेंट फोर्स बना है। इतनी बातें आप लोग समझ गए होंगे, बहुत ही बेसिक लेवल का पॉइंट है, लेकिन थोड़ा ध्यान से सुनना, ठीक है। तो इसलिए हम क्या कर सकते हैं कि हर एक फोर्स पर हमारे पास यूनिट वेक्टर I तो रहेगा ही रहेगा, ठीक है। तो इसलिए हमारे पास F1 हो गया, F2 हो गया, प्लस F3 हो गया, प्लस एंड सो ऑन हमारे पास क्या हो जाएंगे, Fn हो जाएंगे। अब इसी को थोड़ा सा और सिंप्लीफाई किया जा सकता है, तो यहाँ पर हमारे पास हो जाएगा यूनिट वेक्टर I F1 प्लस यूनिट वेक्टर I F2 प्लस यूनिट वेक्टर I F3 एंड प्लस एंड सो ऑन प्लस यूनिट वेक्टर I Fn हो जाएगा। और ये हमारे पास जो वेक्टर R है, जो हमारे पास रिजल्टेंट फोर्स का x एक्सिस के अलोंग जो हमारे पास कंपोनेंट है, उसका यहाँ पर हमारे पास वैल्यू मिला है, ठीक है। इतनी बातें आपको समझ में आई, कोई दिक्कत परेशानी की बात नहीं होनी चाहिए। तो अभी आप क्या करिए, इतनी चीज़ों का पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ये फिगर आपको बनाना नहीं है, अदरवाइज अगर आप बनाना चाहें तो बना सकते हैं, लेकिन एग्जाम में मैं प्रेफर नहीं करूंगा कि आप लोग बनाइए। तो फिलहाल आप इतनी चीज़ों का स्क्रीनशॉट, एक छोटी सी चीज़ को सही कर लीजिएगा, अदरवाइज आप लोग बाद में बहुत बड़ी मिस्टेक कर देंगे। यहाँ पर जितने भी हमारे पास फोर्सेस होते हैं इनके पास डायरेक्शन भी होता है, इसलिए यहाँ पर वेक्टर लिख लीजिएगा, ठीक है। वेक्टर यानी कि साइन बनाना है आप सभी को, नहीं तो ये थोड़ा सा मिस्टेक हो जाएगा और एग्जाम में नंबर कट जाएंगे, तो इसलिए सही कर लीजिए, ठीक है। और कहीं पर दिख रहा है और यहाँ पर, ठीक है, इनके पास क्या होंगे, डायरेक्शंस होते हैं, तो इसलिए ये आपको बनाना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो अब आप क्या कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इसके ही अब हम सिमिलरली चीज़ों पर बात करने वाले हैं। जैसे हमने आपको समझाया कि हमारे पास x एक्सिस के अलोंग जो हमारे पास रिजल्टेंट फोर्स का जो कंपोनेंट था वो x था, तो वो सभी फोर्सेस के कंपोनेंट्स के सम के ही बराबर था, जिसमें हमने यूनिट वेक्टर I से मल्टीप्लिकेशन किया है। तो वैसे ही हमारे पास क्या होंगे, y एक्सिस के अलोंग भी, z एक्सिस के अलोंग भी होगा। तो इस चीज़ को मैं लिख देता हूँ, उसके बाद हम अगले पॉइंट पर बात करते हैं। तो अभी आप क्या करिए, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो अब चलिए अगले पॉइंट्स को हम डिस्कस करते हैं। यहाँ पर आपको इतनी बातें समझ में आ चुकी हैं, क्या समझ में आया है आप सभी को कि हमारे पास जो x है वह यूनिट वेक्टर I F1 वेक्टर प्लस हमारे पास यूनिट वेक्टर I इंटू F2 वेक्टर प्लस यूनिट वेक्टर I F3 वेक्टर एंड प्लस डॉट 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 प्लस यूनिट वेक्टर I Fn वेक्टर के क्या होंगे, बराबर होंगे, ठीक है। एंड यहाँ पर अब हम क्या बात करने वाले हैं, सिमिलरली हम इन्हीं चीज़ों पर बात करने वाले हैं, यानी कि हम हर एक कंपोनेंट्स पर बात करने वाले हैं जो हमारे पास रिजल्टेंट फोर्स था। अब यहाँ पर हम y पर बात करने वाले हैं, तो ये एक्चुअली यूनिट वेक्टर है और यहाँ पर क्या हो जाएगा, F1 वेक्टर प्लस F2 वेक्टर प्लस F3 वेक्टर एंड प्लस डॉट 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 प्लस वेक्टर Fn होता है, ठीक है। अब इसको हम क्या करते हैं, यहाँ पर भी मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो यूनिट वेक्टर j इंटू F1 वेक्टर प्लस यूनिट वेक्टर j इंटू F2 वेक्टर प्लस यूनिट वेक्टर j इंटू F3 वेक्टर एंड प्लस डॉट 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 प्लस यूनिट वेक्टर j इंटू Fn वेक्टर हो जाएगा, ठीक है। इतनी बातें आपको समझ में आई, कोई दिक्कत परेशानी की बात नहीं होनी चाहिए। ये हमारे पास y का वैल्यू मिलेगा। एंड सिमिलरली हम इस पर बात कर सकते हैं z पर भी। तो अगर z पर भी बात किया जाए तो हमारे पास क्या हो जाएगा, सेम केस, यहाँ पर हमारे पास यूनिट वेक्टर k हो जाएगा, यहाँ पर हमारे पास F1 वेक्टर प्लस F2 वेक्टर प्लस F3 वेक्टर प्लस डॉट 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 प्लस हमारे पास Fn वेक्टर मिल रहा है, ठीक है। इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो यूनिट वेक्टर के F1 वेक्टर प्लस यूनिट वेक्टर के F2 वेक्टर प्लस यूनिट वेक्टर के F3 वेक्टर एंड प्लस डॉट 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 प्लस यूनिट वेक्टर के Fn वेक्टर हमारे पास मिल रहा है, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या मिला, z का वैल्यू मिल गया। तो अब यहाँ से क्या बात पता चल रही है, इस पर हम बात करने वाले हैं। देखो, यहाँ से यह बात पता चल रही है कि हमारे पास x, y और z जो हैं, ये हमारे पास रिजल्टेंट फोर्स क्या है, कंपोनेंट्स हैं, जिसे हम दूसरे शब्दों में रिजॉल्व्ड पार्ट्स कहते हैं, ठीक है। तो ये सभी के जो सम है वो हमारे पास
अलग अलग जो हमारे पास फोर्सेस हैं F1, F2, F3 एंड सो ऑन Fn, उन सभी के कंपोनेंट्स का क्या है, सम ही रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इसलिए यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, एक नए वर्ड का उपयोग करने वाले हैं। थस इसलिए हम क्या कह सकते हैं कि दी कंपोनेंट, ठीक है, दी कंपोनेंट, और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ दूसरे शब्दों में कहा जाता है इसी को रिजॉल्व्ड पार्ट्स, ठीक है, रिजॉल्व्ड पार्ट्स। तो जो हमारे पास रिजॉल्व पार्ट्स हैं वो x हैं, y हैं एंड क्या है, z हैं, ऑफ रिजल्टेंट फोर्स, ठीक है, रिजल्टेंट फोर्स, जो हमारे पास रिजल्टेंट फोर्स है r, उसके क्या है, ये सभी के सभी रिजॉल्व पार्ट्स हैं। आर द सम ऑफ, ठीक है, आर द सम ऑफ क्या है, ये किसके सम के बराबर है, आर द सम ऑफ कंपोनेंट और रिजॉल्व पार्ट्स, ठीक है, रिजॉल्व्ड पार्ट्स ऑफ F1 वेक्टर, F2 वेक्टर, F3 वेक्टर एंड सो ऑन Fn वेक्टर के क्या है, बराबर है। मैंने आप सभी को चीज़ें समझा दिया, तो इसलिए मैंने यहाँ पर सेंटेंस भी लिख दिया। नाउ अब यहाँ पर समझो अगले पॉइंट को। अब हम क्या करने वाले हैं, मैग्नीट्यूड पर बात करने वाले हैं कि हमारे पास जो वेक्टर r है उसका मैग्नीट्यूड क्या है। तो लेट हम सपोज कर लेते हैं कि r बी दी मैग्नीट्यूड, ठीक है, मैग्नीट्यूड ऑफ, किसका मैग्नीट्यूड है, हम सपोज कर ले रहे हैं कि ये हमारे पास रिजल्टेंट फोर्स वेक्टर r का क्या है, मैग्नीट्यूड है। तो इस सिचुएशन में हम क्या करते हैं, देन इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास जो r स्क्वायर होता है वो हमारे पास एक्चुअली वेक्टर r इंटू वेक्टर r होता है, डॉट प्रोडक्ट होता है, ये बात आपको पता ही होगा। तो यहाँ पर जो हमारे पास डॉट प्रोडक्ट होता है, तो यहाँ पर r का जो वैल्यू हमने इक्वेशन नंबर 1 में सपोज किया था उसको हम रख लेते हैं, x यूनिट वेक्टर i प्लस y यूनिट वेक्टर j प्लस z यूनिट वेक्टर k होता है, ठीक है, इनटू हमारे पास क्या होता है, x यूनिट वेक्टर i प्लस y यूनिट वेक्टर j प्लस z यूनिट वेक्टर k होगा। अब इन दोनों का जब हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो हमारे पास क्या मिलता है, जो हमारे पास i से i होगा वही हमारे पास 1 बनेगा, i से j या j से z या फिर j k बनेगा तो वो सभी क्या हो जाएंगे, हमारे पास 0 हो जाते हैं। इसलिए यहाँ पर क्या हो जाता है कि हमारे पास जो मैग्नीट्यूड r स्क्वायर है वो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर के क्या होते हैं, सम के बराबर हो जाते हैं। अब आपको शायद कुछ चीज़ें याद आने लग गई होंगी, क्योंकि आप लोग इंटर में फिजिक्स के अंतर्गत पढ़े होंगे सिस्टम ऑफ टू फोर्सेस के बारे में, ठीक है, और वहाँ पर आपको 3 डायमेंशंस नहीं, एक्चुअली 2 डायमेंशंस के बारे में वहाँ पर पढ़े होंगे। तो वहाँ पर आपको याद होगा कि r इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हम फार्मूले का उपयोग करते थे। तो वो एक्चुअली 2 डायमेंशनल फोर्सेस था और यहाँ पर हम 3 डायमेंशनल फोर्सेस पर बात कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पर हमारे पास 3 x, y और z कंपोनेंट्स मिले हैं, ठीक है। अब इन्हीं को हम क्या करते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं कि हमारे पास जो r है वह अंडर रूट क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, यानी कि हमने क्या किया, अपने रिजल्टेंट फोर्स का हमने मैग्नीट्यूड कैलकुलेट कर लिया। अब इसकी सहायता से हम बहुत सारे न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने लग जाते हैं, इसलिए इस चीज़ को हमें प्रूव करने की आवश्यकता थी, ठीक है। ये आप सभी के एग्जाम में कई बार पूछा भी जाता है, तो ये सभी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, आपको प्रैक्टिस होना चाहिए। तो अभी आप क्या करिए, इतनी चीज़ों का स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद हम अगले पॉइंट पर बात करते हैं। तो यहाँ तक चीज़ों को समझ चुके होंगे, तो अब चलिए अगले पॉइंट पर हम बात करते हैं। यहाँ पर अभी हमने क्या देखा, चूँकि हमें 2 चीज़ें पता है तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, सिंस हमें क्या क्या बातें पता है। हमें पहला बात ये पता है कि हमारे पास जो इक्वेशन सेकंड था वो क्या था, हमारे पास रिजल्टेंट फोर्स r वेक्टर r इज इक्वल टू हमारे पास क्या था, x यूनिट वेक्टर i प्लस y यूनिट वेक्टर j और प्लस z यूनिट वेक्टर k था, ठीक है। एंड हमें क्या बात पता चल चुका है कि हमारे पास जो मैग्नीट्यूड है रिजल्टेंट फोर्स का वो कितना है, हमारे पास x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर के बराबर है, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, ये इक्वेशन सेकंड है, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कि इक्वेशन सेकंड डिवाइडेड बाई किससे डिवाइड करने वाले हैं, हम r से डिवाइड करने वाले हैं। देन इस सिचुएशन में हमारे पास क्या मिलेगा, इसके बारे में हम समझते हैं। तो हमारे पास यहाँ पर मिल रहा है कि वेक्टर r अपॉन में हमारे पास है मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट फोर्स r। इन दोनों को हम क्या कहते हैं कि ये हमारे पास है यूनिट वेक्टर r होता है, ठीक है। फिजिक्स आप लोग पढ़े होंगे तो वहाँ पर आपको ये बात समझ में आई होगी कि हमारे पास जो यूनिट वेक्टर r होता है वो एक्चुअली रिजल्टेंट फोर्स या फिर फोर्स में हम उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास यूनिट वेक्टर r मिल जाता है। और इसमें जब हम डिवाइड करेंगे तो ये एक्चुअली x अपॉन में क्या मिलेगा, अंडर रूट एक्स स्क्वायर, चूँकि r से डिवाइड कर रहे हैं तो छोटा कर देते हैं, इधर भी हमें यही उपयोग कर लेते हैं, x बाई आर हो जाएगा, यूनिट वेक्टर i मिलेगा, प्लस y बाई आर हो जाएगा, यूनिट वेक्टर j मिलेगा, प्लस z अपॉन में r हो जाएगा, यूनिट वेक्टर k मिलेगा,
ठीक है, इतनी बातें आपको समझ में आई। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, हमने क्या क्या देखा कि हमारे पास जब हमारे पास रिजल्टेंट फोर्स में हम उसके मैग्नीट्यूड से डिवीजन करा रहे हैं तो उस सिचुएशन में हमारे पास यूनिट वेक्टर आर मिल रहा है, और यह यूनिट वेक्टर आर किसका है, रिजल्टेंट फोर्स का है। तो इसलिए यहाँ पर यह बात जरूर मेंशन करना पड़ेगा कि दिस इज द यूनिट वेक्टर, ठीक है, यूनिट वेक्टर आर कैप ऑफ रिजल्टेंट फोर्स वेक्टर आर का है, ठीक है। यानी कि हमारे पास जो रिजल्टेंट फोर्स वेक्टर आर है उसका यह यूनिट वेक्टर है, और ये इसलिए हमने कैलकुलेट किया है क्योंकि आपसे कई बार न्यूमेरिकल में पूछ लेता है कि हमारे पास ये इक्वेशन दे दिया जाएगा और आर का वैल्यू दे दिया जाएगा। उस सिचुएशन में आपसे बोला जाएगा कि इसका यूनिट वेक्टर आर कैलकुलेट करो, तो आपको ये फार्मूला याद होगा, तभी आप कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। एंड यहाँ पर एक लाइन और लिख देते हैं हम, एंड हमारे पास जो x बाई आर है कामा y बाई आर जो है, एंड जो हमारे पास z बाई आर है, ठीक है। आर क्या है, सेकेंड सेमेस्टर में आप लोग पढ़े होंगे, आर डायरेक्शन कोसाइंस, क्या है, डायरेक्शन कोसाइंस है, ठीक है, डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ द लाइन, ठीक है, ऑफ द लाइन व्हिच ऑफ द लाइन ऑफ रिजल्टेंट फोर्स, ऐसे लिख लेते हैं, ठीक है। यानी कि ये क्या कर रहे हैं, ये रिजल्टेंट फोर्स जो हमारे पास वेक्टर आर है उसका क्या कर रहा है, ये जो लाइन बनेगा उसका यह डायरेक्शन कोसाइंस है, x बाई आर, y बाई आर और z बाई आर होता है, ठीक है। अब यह बात ध्यान में रखिएगा, आप सभी से ये प्रूव करने को भी पूछा जा सकता है, जो मैंने यहाँ पर आप सभी के सामने कराया है, इनके बेस पर कुछ न्यूमेरिकल्स भी पूछे जाते हैं। तो अब जब अगला लेक्चर लेकर आएंगे तो उसमें एक छोटे से पॉइंट्स को और डिस्कस करना है, और इनके बेस पर हम कुछ न्यूमेरिकल्स को भी लेकर आएंगे, जिसमें हम यह देखेंगे कि हमारे पास कैसे हम क्या क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, जैसे कि हम आर को कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, वेक्टर आर को कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, कैप आर को कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, और इनके हम डायरेक्शन कोसाइंस को कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, इनके बारे में हम अगले लेक्चर में बात करेंगे, ठीक है। तो अभी आप क्या करिए, इतनी चीज़ों का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और इस लेक्चर को यहीं पर हम समाप्त भी करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ आप सभी को लेक्चर समझ में आया होगा। अगर लेक्चर समझ में आया हो तो जरूर लाइक करिएगा, साथ ही साथ कमेंट करके बताएगा कि आप सभी को लेक्चर कितना समझ में आया है, और अगले लेक्चर्स के नोटिफिकेशन पाने होंगे तो सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन को जरूर ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिएगा। तो हम सब मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक पढ़ते रहिए, संघर्ष करते रहिए और सफल होते रहिए।